इस सीरियल किलर ने पकड़े जाने के बाद अपने ही विक्टिम को जेल से लेटर लिखा, जिसमें लिखा था कि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, मोटिव होता है। पर इस सीरियल किलर के पास ना ही कोई वजह थी, ना ही कोई मोटिव था। जितना ही इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, उतना ही ये केस पेचीदा होता गया। इस क्रिमिनल का ना कोई पास्ट रिकॉर्ड था, ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री थी। 2018 विस्कॉन्सिन यूएसए में एक लड़का जिसका नाम था जेक पैटरसन, वो एक चीज फैक्ट्री में काम करता था और सुबह वो अपनी शिफ्ट के लिए घर से निकला। उसे ये फैक्ट्री में काम करते हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे और ये उसका तीसरा दिन था। वो अपने घर से जब निकलता है तो रास्ते में स्टॉप साइन पर एक बस खड़ी होती है, जिसके पीछे जाके वो गाड़ी रोक देता है। बस में मिडिल क्लास स्कूल के बच्चे चढ़ रहे थे। तभी वो ऊपर देखता है और उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसके सुनहरे बाल थे, हरी आंखें थी और उसकी उम्र 13 साल थी। वो लड़की का नाम था जेमी क्लॉस। उसने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी थी और उसे देखते ही उसके शब्द थे, आई एम गोइंग टू टेक दिस गर्ल। मतलब यही लड़की है जिसको मैं अपना टारगेट बनाऊंगा। बस वहां से लेफ्ट मुड़ जाती है और वो सीधा अपनी फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है। रास्ते में वो सोचने लगता है कि ये लड़की को मैं कैसे किडनैप करूंगा। उसने अपने पुलिस कन्फेशन में भी कहा था कि कैसे वो इस किडनैपिंग को प्लान करेगा और उसने बहुत ही डिटेल में प्लानिंग की थी। अब जेक की प्लानिंग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वो घर जाके अपने पिता की 12 गेज शॉटगन चोरी करता है, जो वहाँ अमेरिका में काफी कॉमनली बिकती है, तो उसे ट्रैक करना भी काफी मुश्किल है। वो गन चुराने के बाद वॉलमार्ट जाता है। वहां से फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, जीन्स जैकेट और स्टील प्लेटेड बूट्स खरीदता है। वो अपने दाढ़ी और बाल क्लीन शेव कर लेता है ताकि फॉरेंसिक में कोई सबूत ना मिले। उसे पता था कि वो जेमी को गाड़ी के ट्रंक में रखेगा और ट्रंक यूजुअली अंदर से भी खुल सकते हैं, तो वो अंदर से सारी वायरिंग काट देता है ताकि ट्रंक ओपन ना हो पाए। 15 अक्टूबर 2018 को जेक की किस्मत उसका साथ देती है। वो जेमी के घर के ड्राइववे में पहुंचता है। जेमी अपने डॉग मॉली के साथ सो रही होती है। गाड़ी की आवाज सुनते ही मॉली भौंकने लग जाता है। जेमी की आंख खुल जाती है। जेमी विंडो में से देखती है कि एक अनजान गाड़ी उसके घर के पास खड़ी है। वो सीधा भाग के अपने पेरेंट्स के कमरे में जाती है और उन्हें अलर्ट कर देती है। जेमी के पिता जेम्स फ्लैश लाइट लेके दरवाजे की तरफ जाते हैं। जेमी और उसकी माँ डेनिस बाथरूम में छुप जाती है और दरवाजा खुल ना पाए इसलिए ड्रेसर से दरवाजे को ब्लॉक कर देती है। जेम्स फ्रंट डोर पे जाते हैं और एक डोर के बाजू में एक खिड़की होती है छोटी सी। वहां से देखते हैं कि जेक गाड़ी में से उतर के घर की तरफ बड़े आराम से चलते हुए आ रहा है और वो दरवाजे के पास आके नॉक करता है। जेम्स उस छोटी सी खिड़की से फ्लैशलाइट जेक के मुंह पे मारते हैं। जेक तभी गुस्से में अपनी शॉटगन ऊपर करता है, जेम्स की तरफ एम करता है और ट्रिगर दबा देता है और जेम्स की वहीं मौत हो जाती है। जेमी ने अपने कन्फेशन में ये बताया था कि जैसे ही उन्होंने शॉटगन के ब्लास्ट की आवाज सुनी तो उन्हें पता चल गया था कि अब उनके पिता की मौत हो चुकी है। डेनिस शॉटगन की आवाज सुन के तुरंत 911 को कॉल करती है। पुलिस उन्हें कहती है कि अभी ये एरिया में कोई ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं है, तो उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जेक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। बहुत देर तक दरवाजा टूटता नहीं है, तो वो अपने शॉटगन से लॉक पे शूट कर देता है जिससे दरवाजा खुल जाता है। वो अंदर जाता है और घर की तलाशी लेने लग जाता है। घर के सारे दरवाजे खुले होते हैं, सिर्फ एक बाथरूम का दरवाजा लॉक होता है। जेक बाथरूम की तरफ जाता है और दरवाजे पे शॉटगन से मारने लगे। कुछ देर मारने के बाद दरवाजे का ऊपर का हिस्सा टूट जाता है
जेक देखता है डेनिस ने जिमी को गले लगाया हुआ है और बाथटब में वो छुपे हुए हैं। जेक अंदर जाता है, डेनिस के फेस की तरफ शॉटगन एम करता है, अपना मुंह घुमा के फायर कर देता, जिससे डेनिस की वहीं मौत हो जाती है। अब वो जिमी के हाथ पैर बांध देता है, मुंह पे टेप बांध देता है और जिमी को घसीटते हुए गाड़ी के ट्रंक में डाल देता है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने में जेक को सिर्फ 4 मिनट लगे थे। वो जेमी को अपने दूसरे घर जेमी को ले जाता है। 3 महीने बीत जाते हैं। जेमी के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी सोचने लगते हैं कि अब शायद जेमी नहीं बची होगी, क्योंकि इस तरीके के जो किडनैपिंग के केस होते हैं जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व हो, उसमें बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है बचने की। जेक अपने घर जेमी को ले जाता है, वहाँ खुद के और जेमी के सारे कपड़े जला देता और उसे एक बेडरूम में बेड के नीचे डाल देता। वो बेडरूम का बेड एक केज की तरह उसने बनाया होता है, जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल था। वो जेमी को धमकाता है, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। जेमी सोचती है कि यही वो आदमी है जिसने मेरे माता-पिता को मारा है। ये सोच के जेमी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाती। जेमी 10-12 घंटे तक बिना खाने और पानी के बेड के नीचे ही पड़ी रहती है। जेक के पास कोई मोटिव नहीं होता कि वो किडनैपिंग के बाद क्या करने वाला है जेमी के साथ। 3 महीने तक जब जेमी को कोई ढूंढने नहीं आता तो जेक को काफी प्राउड फील होता है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब शायद ये केस क्लोज हो चुका है। वो वापस जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देता है। एक दिन जेक एक बहुत ही बड़े इंटरव्यू के लिए जाता है। जेमी के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वहां से भागने की। वहां से भाग के निकल जाती है, वो रोड की तरफ भागने लगती है। तभी वहाँ एक औरत अपने डॉग के साथ टहलने निकली होती है और वो देखती है कि जेमी उसके तरफ भागती हुई आ रही है। वो औरत जेमी को देखते ही समझ जाती है कि ये वही लड़की है जो विस्कॉन्सिन से 3 महीने पहले गायब हुई थी। वो जेमी को लेके अपने घर चली जाती है और पुलिस को फोन कर देती। पुलिस जेक के घर के बाहर पहुंच के उसका इंतजार करती है। जेक जैसे ही वहां आता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। कुछ साल की कैद बीत जाने के बाद वो जेमी को जेल में से लेटर लिखता है। वो बताता है कि मेरा कोई इसमें मोटिव नहीं था। तो आप ही बताइए कि किस वजह से उसने वो लड़की को किडनैप किया था। ऐसे ही अजीबो-गरीब लोग हमारे आस-पास रहते हैं, जिनको देख के तो लगता है ये बहुत ही नॉर्मल इंसान है, आम इंसान है, पर उनके अंदर का डार्क साइड किसी को नहीं पता। ऐसी स्टोरीज हम एवरी फ्राइडे 7 PM अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को दबा लीजिए।